दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अभी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसकी एज 81 साल है। डिजिटल रेप के केस में एक माइनर गर्ल का 7 साल तक इस इंसान के द्वारा रेप किया गया और पेशे से ये इंसान जो है आर्टिस्ट है। बेसिकली होता क्या है, कई बार हम लोग एक दूसरे पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं कि कई बार अपने बच्चों को किसी इंसान के हवाले कर देते हैं और वो इंसान अंदर से किस प्रवृत्ति का है हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। ऐसा ही यहां पर किया गया। जो बेसिकली ये जो लड़की है जिसके इस इंसान के द्वारा रेप किया गया पिछले 7 साल तक, और ये डिजिटल रेप की कैटेगरी में आता है। ये यहाँ पर एक ऐसा इंसान था जो कि इसके यहाँ काम करता था और उसने अपनी बेसिकली इसका वर्कर था, उसने अपनी बेटी को इसके पास में छोड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बेचारी जो बच्ची है ये इस दुर्घटना का शिकार बनी। तो यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म निकल कर आ रही है, डिजिटल रेप। तो कई बार मन में ये ख्याल आता है कि यार डिजिटल रेप क्या होता है। जब पहली बार मैंने डिजिटल रेप के बारे में सुना, मैं पर्सनली बताता हूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा जैसे कि नहीं, ऑनलाइन किसी को एक तरीके से प्रताड़ित करना, ऑनलाइन किसी की जिंदगी में ताका झाकी करना, तो काइंड ऑफ चीज होता होगा। पर लेकिन जब मैंने इसके बारे में सर्च किया पहली बार, हालांकि अब तो मुझे पता था जब ये न्यूज में पढ़ रहा था, इसके बारे में मुझे पता चला। तो यहां पर ये जो न्यूज है, अगर इसके बारे में फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिजिटल रेप बेसिकली किस कैटेगरी में आता है। पहले इसको रेप की कैटेगरी में माना जाता था या नहीं, अब क्या ये रेप की कैटेगरी में आता है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आप लोग भी इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो शख्स है, यहाँ पर ये प्रोफेशन से आर्टिस्ट है और ये 81 साल का एक इंसान है, एक अधेड़ उम्र का इंसान आप लोग बोल सकते हैं, जो कि बदतमीजी की पराकाष्ठा पार करता हूं यहाँ पर पाया गया। और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इसके जो ऑफिस है यहाँ पर बेसिकली हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां से बेसिकली इस इंसान को जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो अभी यहाँ पर मुद्दा क्या निकल कर आया, मुद्दा ये निकल कर आया कि जो डिजिटल रेप है ये रेप की कैटेगरी में कहां से आया। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। हालांकि इस इंसान के ऊपर अभी कई सारी धाराएं लगाई गई हैं, जैसे कि हमारे देश में अगर किसी भी इंसान के द्वारा कोई गलती की जाती है तो इंडियन पीनल कोड, जिसको आप लोग भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, तो उसके तहत यहाँ पर उस इंसान को जो है वो एक कटघरे में खड़ा किया जाता है। जैसे कि इसके ऊपर धारा ये 376 यानी कि 376 बलात्कार की कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। 323 यानी कि 323 यहाँ पर ये किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाना उसके अंदर आती है। इसी के साथ में किसी को धमकी देना, यानी किसी को ये बोलना कि अगर तुमने ये बातें कहीं बाहर किसी को जाकर बताई तो मैं तुम्हारे साथ में ये कर दूंगा। तो ये आप लोगों को बेसिकली 506 जो यहाँ पर इसका सेक्शन है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी आप लोगों को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वो ये है कि 2012 तक, जब तक हमारे देश में निर्भया वाला केस नहीं हुआ था, तब तक डिजिटल रेप जो है हम लोग उसको रेप की कैटेगरी में नहीं मानते थे। पर लेकिन फिलहाल जो है 2012 के निर्भया के केस के बाद में डिजिटल रेप जो है वो रेप की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि आखिर ये डिजिटल रेप होता क्या है। डिजिटल रेप बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में एक जो हमारे जो एक तरीके से प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनका यूज न करके किसी इंसान को अलग तरीके से एक तरीके से सेक्सुअली असोल्ट करना, यानी कि हाथों की फिंगर से, पैर के अंगूठे से इनका इस्तेमाल करके सामने वाले के प्राइवेट पार्ट को टच करना। तो ये डिजिटल रेप की कैटेगरी में बेसिकली रखा गया 2012 के बाद में। उससे पहले यहां पर ये डिजिटल रेप की कैटेगरी में, मतलब एक तरीके डिजिटल रेप जो था वो रेप की कैटेगरी में नहीं आया करता था। वैसे नॉर्मल भाषा में अगर कोई आप लोगों से रेप के बारे में बातें करे तो ये सेक्शन 376 के अंदर इंडियन पीनल कोड के अंदर आता है। पर लेकिन रियलिटी में अभी यहां पर एक जो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो आप लोगों ने सुना भी होगा कि क्या हस्बैंड अगर वाइफ के साथ में फोर्सफुल्ली अगर फिजिकल रिलेशन बनाता है तो क्या ये रेप की कैटेगरी में आता है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। यहां पर ये बेसिकली यूज होता है सेक्शन 375 इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता का। इसके तहत जो हस्बैंड को छूट मिली हुई है यहाँ पर, अगर उसकी जो वाइफ है वो 15 साल से ऊपर की एज की है तो ये रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। और इसी पे अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया। हालांकि वो जो जजमेंट है वो 2 जजों के द्वारा दिया गया है और वो एक तरीके से स्प्लिट जजमेंट है, यानी कि एक बोल रहा है इसको रेप की कैटेगरी में रखना है और दूसरा बोल रहा है जज इसको रेप की कैटेगरी में नहीं रखना है। तो आगे चलकर इसको हायर बेंच को दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुद्दा पहुंच सकता है। उसके बाद में इसके ऊपर और अच्छे से क्लैरिटी आएगी अगर क्या यहाँ पर रेप को जो है ये बेसिकली जो मैरिटल रेप यानी कि विवाह के बाद में जबरदस्ती वाइफ के साथ में करना एक रेप की कैटेगरी में रखना है या नहीं रखना है, वो बाद में मुद्दा पूरा समझा जाएगा। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अगर बात करें, खासकर अगर बच्चों के बारे में आप लोगों को बात करनी हो तो इसके लिए हमारे देश में अलग से कानून है। तो ये आप लोग देखिएगा, फिलहाल अगर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के हिसाब से बात करें
तो अगर कोई बच्चे के साथ में रेप करता है जिसकी उम्र जो है 12 साल से नीचे की है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर एक तरीके से उसको डेथ पेनल्टी की कैटेगरी में भी रखा गया है। और इसी के साथ में अगर बात की जाए, रेप के मुद्दे हमारे देश में कम नहीं है। आप लोग अगर बोले किसी राज्य में आप लोग रहते हैं, आप लोग वहां पर सुरक्षित हैं, तो इसकी यार कोई गारंटी नहीं है। खुद यहां पर गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड यहां पर ये बता रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा यानी कि नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि क्राइम की एक्टिविटी की जांच करती है हमारे देश में, उसके द्वारा यह बताया गया है कि हर दिन एवरी डे अगर बात करें यहां पर इन ए ईयर 77 रेप एवरेज होते हैं। यानी कि हर दिन में अगर आप लोग बात करें, जैसे कि अगर मैं नॉर्मल तरीके से आप लोगों से बात करूं कि एक दिन के बारे में, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, तो 24 घंटे होते हैं, तो इस तरीके से अगर बात करें आप लोग, हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक दिन में 77 रेप यहां पर हो रहे हैं, 77। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर घंटे में ऑन एन एवरेज 3 रेप हो रहे हैं। यानी कि समझ सकते हैं आप लोग, हर 20 मिनट के अंदर एक रेप हो रहा है हमारे देश में। ये खुद गवर्नमेंट का आंकड़ा आप लोगों को बता रहा है। तो इस तरीके से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर। यानी कि ये जो वीडियो खत्म हो सकता है इसके ड्यूरेशन में भी किसी न किसी का कहीं ना कहीं हमारे देश में रेप हो गया होगा। तो ये सिचुएशन आज के डेट में आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कितनी ग्रेव कंडीशन है। इसमें रेप के मामलों के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो जो राजस्थान है वो सबसे टॉप पर आता है। 5310 के करीब रेप यहां पर देखने को मिले 2020 में। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश यहां पर निकल कर आया। पर लेकिन यहां पर ये ओवरऑल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, पर जब हम लोग माइनर कैटेगरी में जाएंगे, अब माइनर क्या होता है, 18 साल से नीचे जिसकी एज होती है उसको यहां पर माइनर बोला गया। तो मध्य प्रदेश यहां पर टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आप लोगों को यहां पर उत्तर प्रदेश नजर आएगा। तो जब बच्चों के बारे में यहां पर बात की जाती है, तो हमारे देश में कानून है जिसको आप लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये जो कानून था पार्लियामेंट के द्वारा 2012 में पास किया गया और तब से लेके अब तक का यहां पर इसके तहत अगर किसी भी बच्चे को यहां पर देखा जाता है कि सेक्सुअली असोल्ट किया गया, तो उसके लिए अलग से प्रोविजन है कि आप लोग मैटर को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक भी लेकर चलें। ट्रायल कोर्ट अलग से यहां पर, स्पेशल कोर्ट यहां पर स्टैब्लिश किए जाए। और अच्छी चीज मुझे ये लगी इस कानून की कि ये जेंडर न्यूट्रल है। यानी कि अगर लड़का या फिर लड़की किसी के साथ में भी यहां पर कोई सेक्सुअल ऑफेंस करता हुआ पाया जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो यहां पर उसके ऊपर यहां पर बेसिकली सेम चार्ज आप लोगों के लगते हुए नजर आएंगे। होता क्या है, देखिए बच्चे जब होते हैं ना उस टाइम पर, तो अगर उनके साथ में उस टाइम पर कोई ऐसी दुर्घटना घटती है, और जो कि 99% केसेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत ही रेयर ऐसे बच्चे आप लोगों को नजर आएंगे जो कि यहां पर इन सब चीजों से बच जाते हैं, और मैक्सिमम ये आसपास के लोग ही इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर हमारे देश में इसकी कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रही है, जिसके चलते यहां पर ये कानून हमारे देश में लाया गया ताकि सिचुएशन को यहां पर कंट्रोल किया जा सके। और इसी के चलते अभी यहां पर यह मुद्दा पूरा आप लोगों के सामने है। तो डिजिटल रेप भी यहां पर जब 2012 में निर्भया केस आया, तो उसके बाद में यहां पर डिजिटल रेप को भी रेप की कैटेगरी में रख दिया, ये बोलते हुए कि क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं ये एक चीज की स्टार्टिंग है, एक तरीके से यहां पर ये काफी ज्यादा तरीके से एक इंसान को असोल्ट करने वाली बात होगी। अगर इसको रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा तो एक तरीके से बहुत सारे ऐसे गुनाहगार बच जाएंगे इसका हवाला देकर। तो यहां पर किसी को भी छोड़ना नहीं है, तो उसके चलते यहां पर इसको रेप की कैटेगरी में रखा गया है। आप लोग ही क्या रहे हैं यहां पर इसको रेप की कैटेगरी में रखकर सही किया गया है, इसकी वजह से क्या किसी बेगुनाह को भी फंसाया जा सकता है? देखिए उसके चांसेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। नॉर्मली क्या रहता है कि आज की डेट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इनका शिकार होते हैं, तो उसको बचाने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा हम लोग करनी चाहिए। और उसी के चलते यहाँ पर ये बहुत सोच समझकर यहाँ पर बेसिकली जस्टिस वर्मा कमेटी थी, उसने यहाँ पर ये सारी रिकमेंडेशन दी, जिसके चलते यहाँ पर ये सारी चीजें आज के डेट में हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये एक पूरा केस था। क्या आप लोगों को पता था डिजिटल रेप के बारे में इससे पहले? यस या फिर नो, आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। और कोई भी अगर ऐसा कोई शिकार बनता है इन चीजों का, तो यार उसको इसके बारे में अवेयर कराइए ताकि ये दुर्घटना सोसाइटी में न देखने को मिले। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।